वेलकम टू स्टडी सॉल्यूशंस बाय डॉक्टर अरीज अली मिर्जा। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हसन अली है और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ पूरा का पूरा फ्री फिजिक्स का ऑनलाइन बैच क्लास 10 के लिए। और इसी के साथ साथ क्लास 9, 11 एंड 12 के बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जल्द से जल्द रजिस्टर कीजिए और हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। जिसको भी आपके कोई जानने वाला, आपका कोई दोस्त है, कोई भी है जो आप चाहते हैं जिसको हम ऐड कर लें, तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। तो आपको 100% फ्री स्कॉलरशिप मिल जाएगी। साथ साथ हम यहाँ पे पूरा का पूरा कोर्स कवर करेंगे और पेपर से 1.5 से 2 महीने पहले हम आपको तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स वर्कशॉप की फॉर्म में बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़िए और वो तमाम के तमाम वर्कशॉप और न्यूमेरिकल्स और इम्पोर्टेंट हर साल 100% लगते हैं, तो ये जहन में रहे। तो हमारे पास स्टार्ट लेंगे अपने चैप्टर नंबर 10 से, जो कि हमारी क्लास 10 की बुक का पहला चैप्टर है फिजिक्स का, जनरल वेव प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास जनरल वेव प्रॉपर्टीज, हमारे पास तुम लोगों ने अब तक 9 क्लास की फिजिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिक्स पढ़ी है। ये वेव्स की फिजिक्स कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं वेव्स क्या होती हैं और वेव्स का और वेव्स के अंदर खुसूसियात क्या है, क्या राज छुपे हुए वेव्स के अंदर, तो हम ये सब पढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि वेव खुद क्या होती है। भाई वेव जो है इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करने का एक तरीका है, ठीक है। सिंपल फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो भाई हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होती है किसी भी मीडियम में वेव्स की फॉर्म में, ठीक है। तो अब बुक की डेफिनेशन भी देख लेना भाई। बुक की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, अगर मैं वेव्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन तुम्हें बताऊं तो हमारे पास ये आ गई वेव की डेफिनेशन। अच्छा जी, ये देखो भाई, अ मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हमारे माशाल्लाह से बुक वालों की इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने जो है वो मेहनत नहीं की टू लगाने की। अ मेथड टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। हमें एनर्जी ट्रांसफर करनी है लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं करना, ठीक है। यानी कि हवा है, मिसाल के तौर पर हवा भी एक मीडियम की तरह एक्ट करती है। हवा से वेव्स गुजरती है, साउंड वेव, लेकिन हवा के पार्टिकल्स आगे नहीं जाते हैं, ठीक है। हवा के पार्टिकल्स कंडक्ट करा करा के साउंड को आगे बढ़ाते हैं, एनर्जी को। तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास ये वेव कहलाती है। वेव्स जो है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के अंदर बनती है। हमारे पास सिलिंग की स्प्रिंग के अंदर बनती है वेव। सिलिंग की स्प्रिंग क्या होती है मैं तुम्हें अभी बुक के अंदर दिखाता हूँ। सिलिंग की स्प्रिंग के अंदर हम जो है वो वेव को बनाते हैं। रिपल टैंक के अंदर हम वेव को बनाते हैं। ये सारे वो तरीके हैं जिसके अंदर हम वेव्स को बनाते हैं, जो हम देख सकते हैं, ठीक है भाई। हमारे पास अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये जो स्प्रिंग होती है ये सिलिंग की स्प्रिंग कराती है, ठीक है। ये हमारे पास सिलिंग की स्प्रिंग होती है। तो हमारे पास सिलिंग की स्प्रिंग ये वही स्प्रिंग है जिससे बच्चे खेल रहे होते हैं, और ये भी सिलिंग की स्प्रिंग ही कहलाती है, ठीक है भाई। सिलिंग की स्प्रिंग के अंदर हम दोनों टाइप्स ऑफ वेव बनाते हैं। अभी हम टाइप्स ऑफ वेव पे भी बात करते हैं। ये तरीके से रिपल टैंक ये होता है हमारे पास, ये रिपल टैंक है, ठीक है। ये रिपल टैंक है। ट्रिपल टैंक क्या होता है भाई, ये हमारे पास बना हुआ है ये पूरा। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो समझ लो कि एक लैप होता है और वो इस पे पानी पे मार रहा होता है। तो पानी पे मारते हैं तो लहरें बन रही होती हैं, तो वो लहर क्या है, वो भी एक वेव है, ठीक है ना। इस ये बेसिक बेसिक है, इस पे हमें कुछ खास पढ़ना नहीं है। हमें मेन चीज पढ़नी है टाइप्स ऑफ वेव से, ठीक है भाई। टाइप्स ऑफ वेव मोशन, ये आ गया हमारा पहला टॉपिक। टाइप्स ऑफ वेव में हमारे पास दो टाइप्स की वेव आती है। सबसे पहले तो हमारे पास आती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, अगर मैं सिर्फ ड्रॉ करूं सिंपल आसान जबान में, तो जो ये वाली वेव्स होती है ना, ये वाली, ये ट्रांसवर्स वेव कहलाती है सिंपल आसान जबान में। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या हो रहा है। अब इसके अंदर हम डिटेल में जाते हैं, इसको मैं प्रॉपर ड्रॉ कर लेता हूँ। हम इसके अंदर मजीद डिटेल में भी जाते हैं, लेकिन बेसिक जो याद रखना है, आपको याद रखना है कि इस टाइप ऑफ वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अगर मैं इसको प्रॉपरली अच्छे से ड्रॉ करूँ, तरीके से ड्रॉ ऐसे, और ये हो गया हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव ड्रॉ। ट्रांसवर्स वेव के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ते हैं इसकी, के अंदर हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और मजीद क्या क्या होता है इसके अंदर, अभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। मैं ये ड्रॉ कर दूँ, ये ज़रा सा, ये ठीक है भाई। तो हमारे पास अब ट्रांसवर्स वेव की जो बेसिक डेफिनेशन है ना, वो ये होती है कि हमारे पास इसके अंदर जो देखो वेव जो आगे जा रही है, अगर एक रस्सी है उसके अंदर तुम ये लहरें बनाओ, तो वेव तो आगे की तरफ जा रही होती है, लेकिन रस्सी आगे नहीं जा रही होती, रस्सी तुम्हारे हाथ में ही होती है, ऐसा ही है। तो हमारे पास पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो ऊपर और नीचे हो रही होती है, अपनी जगह पे पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जो वेव है ना वो आगे की तरफ जा रही होती है, ठीक है ना। ऐसे ही है ना भाई।
अगर आप यहाँ से इसको पकड़ के मूव कराओगे ऊपर और नीचे तो ये आगे की तरफ तो मूव करेगी, लेकिन पार्टिकल जो मूव करेंगे वो ऊपर नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव की जो पहली डेफिनेशन आ गई वो यही है। अब पढ़ लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवर्स वेव क्या है भाई? हाँ इस अब देखो ये चीज देखो कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास जो देखो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो ऊपर नीचे हो रही है, और जो वेव की मूवमेंट है वो इसके 90 डिग्री पे हो रही है, प्रोपोर्शन मतलब परपेंडिकुलर हो रही है, ठीक है ना। तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल जो होता है वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव होता है। अब समझो इस चीज। ट्रांसवर्स वेव आर वेव्स दैट ट्रेवल इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी कि वेव्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में हमारे पास ये ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है ना। वेव्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, यानी कि पार्टिकल की जो डायरेक्शन होती है उसमें। अब देखो ये अगर वेव्स इस डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल को भी इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास पार्टिकल इसके 90 डिग्री वाले, यानी कि अगर ये एक्स एक्सिस में है तो वाई एक्सिस में मूव कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ये कहलाती है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। परपेंडिकुलर होना जरूरी है, मैं लिख भी दे दूँ परपेंडिकुलर, सही है भाई। तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। अब ट्रांसवर्स वेव के अंदर हम और क्या पढ़ते हैं, हम देखते हैं भाई। ट्रांसवर्स वेव के अंदर हम एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट, ट्रफ ये सब पढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास वेव का एक हिस्सा जो है जो कि ऊपर की तरफ है। अगर मैं यहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूँ, सिंपल अगर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये वेव का वो पार्टिकल के रस्सी नॉर्मली अगर रखी होती तो यहाँ रखी होती इस पे, फिर हम मूव कर रहे हैं तो उसको ऊपर नीचे जा रहे हैं। ये रेस्टिंग पोजीशन थी वेव की, ठीक है। इससे ऊपर जो अब देख रहे हैं बहुत सारे इसके ऊपर जा रहे हैं, ऐसा ही है ना। ये पूरा का पूरा इसके ऊपर जा रहा है। तो वो हिस्सा जो कि मैक्सिमम तक जहाँ हमारे पास जा रहा है। अब इस पे कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। नीचे वाला भी उतना ही नीचे जाएगा, तो उसको हम कहेंगे -1 मीटर, -1 मीटर। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है ना किसी भी ट्रांसवर्स वेव की, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये क्या है इसका? एम्पलीट्यूड, ठीक है भाई। डेफिनेशन हम साथ साथ बुक्स से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई? ये आ गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द रेस्ट और मीन पोजीशन। रेस्ट या मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो एम्पलीट्यूड का। सिंपल, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन क्या? अब वेव के अंदर एक हिस्सा हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हिस्सा पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये हिस्सा पूरा नीचे की तरफ जा रहा है। वो हिस्सा जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है वो कहलाता है क्रेस्ट, वो हिस्सा जो कि नीचे की तरफ जाता है उसको हम कहते हैं ट्रफ। बस। अब फर्क क्या है, इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो मैक्सिमम होती है, इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो मिनिमम होती है, सही है। क्योंकि ये -1 है, वहां पे +1 है, सही है। तो उस हिस्से को हम प्लस, मैक्सिमम वाले हिस्से को हम कहते हैं क्रेस्ट, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं ट्रफ। ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है छोटी छोटी, कि भाई इस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है, ये यहाँ पे इसको ये मैक्सिमम है। और इस पॉइंट पे, अच्छा अब यहाँ पे जो है ना ट्रफ की डेफिनेशन में भी मैक्सिमम ही लिख दिया मैंने गलती से, लेकिन यहाँ पे आएगा मिनिमम, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं दूसरी टाइप ऑफ वेव में। दूसरी टाइप ऑफ वेव क्या होती है भाई? दूसरी टाइप ऑफ वेव कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? उल्टी होती है, समझ लो उल्टी होती है बिल्कुल ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा था, हमारे पास पार्टिकल्स वेव के परपेंडिकुलर मूव कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पार्टिकल वेव के साथ मूव करते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर एक अंकल ड्रॉ कर दूं खतरनाक से, ये चिल्ला रहे हैं, दिस कुड बी योर फादर, ठीक है। तो अब ये चिल्ला रहे हैं, आपने कुछ किया तो आप जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हो। साउंड प्रोड्यूस करते हो तो आपके आगे क्या है, हवा के पार्टिकल है, सही है। आप उनके अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हो। डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हो तो हवा के पार्टिकल जो है प्रॉपर शेप में मूव करना शुरू हो जाते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करना चाहूँ इस तरीके से प्रॉपर, ऐसे 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 ऐसे। अब ये देख रहे हो कि कुछ जगहों पे पार्टिकल्स बहुत करीब हैं, फिर गैप आ गया, फिर पार्टिकल्स, अब यहाँ पे देखो दोबारा गैप आ गया, फिर पार्टिकल्स करीब हो जाएंगे। तो ये हमारे पास, इसको हम एज अ एक लाइन ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स प्रॉपर लाइन की फॉर्म में मूव कर रहे होते हैं। तो इसको मैं अगर नीचे प्रॉपरली ड्रॉ करूँ तो हम एक प्रॉपर, ये समझ लो इसको हम एक लाइन ट्रीट करते हैं कि ये एक लाइन है, फिर एक लाइन है, एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है, एक लाइन, फिर आ गया गैप, फिर एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, फिर आ गया गैप। अब ये जो वेव है ये कहलाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके अंदर खसूसियत क्या होती है कि वेव भी आगे की तरफ जा रही है, पार्टिकल्स हवा के भी आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव कर मूव कर रहे हैं, यानी कि पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मूव कर रहे हैं। वहां पे क्या हो रहा था, परपेंडिकुलर हो रहा था। यहाँ पे पार्टिकल्स वेव के पैरेलल मूव कर रहे हैं, यहाँ पे भी लिख भी दिया मैंने, ठीक है भाई। ये देखो
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द वेव दैट ट्रेवल इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, यानी कि वेव मोशन की डायरेक्शन हो रही है उसी के पैरेलल हमारे पास पार्टिकल भी मूव कर रहे होंगे। सही है भाई, तो ये था हमारे पास। अब इसके अंदर जैसे हमारे पास ऊपर वाली ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्रेस्ट और ट्रफ पाया जाता है, इसके अंदर पाए जाते हैं कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस। कंप्रेशंस क्या होती है भाई, वो हिस्सा कि जहाँ पे वेव कंप्रेस हो गई है, ये यहाँ पे पार्टिकल्स कंप्रेस हो गए हैं, इनको हम कहते हैं कंप्रेशंस। और वो हिस्से की जाके जहाँ पे पार्टिकल्स कंप्रेस नहीं है उनको हम कहते हैं रेयर फैक्शंस। ठीक है भाई, बस सिंपल, बस इसके अंदर हमें इतना ही पढ़ना था। अच्छा जी, अब आ जाओ आगे। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप्स यहाँ पे आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। देखो भाई, मैं अगर वेव्स का एक जनरल डिवीजन करूँ ना तो हमारे पास वेव की जो टाइप्स होती हैं वो इस तरीके से होती है भाई। हमारे पास सबसे पहले ये वेव्स हैं, वेव्स के अंदर दो टाइप्स आ गई, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको हम ईएम वेव भी कहते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ का ख्याल रखना कि हमारे पास बस ये याद रखना है कि मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं इनको मीडियम की ज़रूरत है, दैट रिक्वायर मीडियम, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे कोई ना कोई मीडियम ना हो तो वो मूव ही नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे हवा, अब जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मैकेनिकल वेव्स की एक टाइप है, ठीक है, तो अगर हवा ना हो तो इनके पास मीडियम नहीं है, इनको चाहिए मीडियम मूव करने के लिए, और अगर मीडियम नहीं होगा तो मूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्पेस में हम कहते हैं हवा नहीं है, स्पेस में हवा नहीं है तो स्पेस में साउंड भी ट्रेवल नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, तो हम ये लिखते हैं डज नॉट रिक्वायर मीडियम, यहाँ पे इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं ताकि मैं लिख सकूं इसकी टाइप्स। मैकेनिकल वेव्स की हमारे पास दो टाइप्स होती है सिंपल, क्या दो टाइप्स होती है, एक हमारे पास ट्रांसवर्स और एक हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल। तो उसके हिसाब से अगर हम अब डिफरेंस देखें मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो सबसे पहले डिफरेंस क्या है भाई, वो वेव्स जो कि दे नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन यानी कि आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए, उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। दैट डू नॉट नीड अ मीडियम, उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है ना भाई, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आ गया हमारे पास। डू नॉट नीड अ मीडियम, यहाँ लिख भी दिया उन्होंने, हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए भाई, हम खुद ही घूम सकते हैं, ठीक है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इसलिए वो सूरज से यहाँ तक आ सकती है, ठीक है, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, बीच में हवा नहीं है लेकिन वो फिर भी आ जाती है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने क्या बोला, कोई मैकेनिकल वेव्स पैदा कैसे होती है, वाइब्रेशन से, किस चीज के अंदर, मीडियम के अंदर, वाइब्रेशन वाइब्रेटरी मोशन जब होते हैं मीडियम, जैसे हवा है, हवा के अंदर वाइब्रेटरी मोशन होता है, जैसे साउंड आगे बढ़ता है, ठीक है ना, तो ये मैकेनिकल वेव जनरेट हो रही है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूँ तो वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनती है। अभी तुम लोगों के लेवल की नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे, ठीक है, वो तुम लोग इंटर के अंदर पढ़ोगे, 12th क्लास के अंदर, तो उसमें अभी तुम लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल तुम याद रख लो कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से हमारे पास ये चीज़ हमें मिलती है। अच्छा जी, उसके बाद उसके डिफरेंट एग्जाम्पल जिनमें कि साउंड वेव्स होती हैं, वाटर वेव्स होती हैं, सिस्मिक वेव्स होती हैं, ये सारी एग्जाम्पल है मैकेनिकल की। इस तरीके से रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट रेड, लाइट वेव्स, इंफ्रारेड, ये सारी हमारे पास ये हैं, तो इसकी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। अब मैकेनिकल वेव के अंदर इन्होंने बोला भाई ट्रांसवर्स भी आती है, लॉन्गिट्यूडनल भी आती है, सही है ना, इन्होंने बात लिख दी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ ट्रांसवर्स होती हैं, ठीक है, ये जो है सिर्फ ट्रांसवर्स वेव होती है नेचर के अंदर, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा भाई, और लास्ट अब इसके अंदर एक और बात बोलिए भाई, उन्होंने बोला भाई ये वैक्यूम के अंदर मूव नहीं कर सकती, और ये बोल रहे हैं कि ये वैक्यूम के अंदर मूव कर सकती है, और स्पीड इनकी क्या होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 एक्सपोनेंट 10, ठीक है भाई। उन्होंने बोला ऑल मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल थ्रू देयर मीडियम एट डिफरेंट स्पीड, उन्होंने बोला भाई मैकेनिकल वेव्स की स्पीड डिफरेंट होती है लेकिन तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ, ये मैं लिख भी देता हूँ, इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास, ये डिफरेंसेस बोर्ड के एग्जाम में आते हैं तो इसलिए मैंने पढ़ा दिए। अब आ जाओ आगे, वेव्स की प्रॉपर्टीज, तीन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम, एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्शन, एक हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन, और एक पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन, यार तीन सिंपल सिंपल एक एक मिनट में तीनों पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन क्या है भाई, किसी भी पॉइंट से वेव टकरा के आगे बढ़ गई, मिसाल के तौर पे पत्थर से टकरा के लहरें वापसी आ जाती है तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, सिंपल है। तो ये रिफ्लेक्शन इसके अंदर, अब इसकी क्या हो रही है, बाउंसिंग बैक हो रही है, किसी मीडियम, किसी दूसरे मीडियम से टकरा के वापसी आ रही है, तो उसको हम कहते हैं
रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा भाई, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू सेम मीडियम बाय स्ट्राइकिंग अदर मीडियम, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, मैंने बता दिया। उसके बाद रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन थोड़ा समझने वाला है। रिफ्रैक्शन में ये है कि हमारे पास, तुम ये देख रहे हो कि हमारे पास ये डीप वाटर है, डीप वाटर यानी कि गहरा पानी, और ये शैलो वाटर, शैलो वाटर यानी कि ज्यादा डीप पानी नहीं है, ठीक है, यानी कि ऊपर ऊपर का पानी, बिल्कुल आसान हल्का हल्का। तो जब वेव डीप वाटर से शैलो वाटर में आ रही है तो वेव अपनी डायरेक्शन चेंज करी, पहले इस डायरेक्शन में थी, अब ये इस डायरेक्शन में आ रही है, ऐसे ही है ना। तो यही यही चीज जो है वो देखने को मिलती है कि हमारे पास इसी चीज को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं, कुदरत की तरफ से फिनोमेना पाया जाता है, ये वेव के अंदर होता है डिफ्रैक्शन, ठीक है भाई। तो व्हेन अ वेव एंटर फ्रॉम अ रीजन फ्रॉम डीप रीजन टू शैलो वाटर, तो हमारे पास और किसी एंगल पे हो, यानी कि एंगल यानी कि स्ट्रेट ना आ रही हो, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये वो पॉइंट है कि जहाँ जो डिवाइड कर रहा है दोनों को, तो इससे कोई ना कोई एंगल बना के आ रही हो, ऐसा नहीं है कि मतलब स्ट्रेट लाइन पे आ रही हो, तो फिर वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, कोई खास एंगल पे आ रही हो तो जाके वो मूव करेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, सही है। उसको हम कहेंगे इसको हम कहेंगे, एक मिनट यहाँ पे, रिफ्रैक्शन। जब वेव जो है किसी पॉइंट से आ रही हो, डीप वाटर से शैलो वाटर में आनी, तो हमारे पास अब अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, ठीक है भाई। अच्छा जी, ये हो गया। इसकी मिसाल आपको ऐसे भी देखने को मिलेगी कि समंदर में जो पानी आ रहा था अक्सर लहरें टेढ़ी आ रही होती हैं, लेकिन जब वो आगे से आ रही होती है तो वो सीधी आती हैं, जैसे जैसे ऊपर आती रहती है अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर रही होती है, ठीक है। तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन, तीसरा फिनोमेना होता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है, ये देख रहे हो, ये कोई होल है, वेव्स आ रही थी पीछे से, अब किसी भी होल से वेव्स पास आउट होंगी ना, किसी भी छोटे वेव से पास आउट होती हैं, तो फिर वो अपने पास जो है वो अपने अराउंड एक पूरा सर्कुलर पैटर्न बनाना शुरू कर देती है। अगर मैं कलर चेंज कर दूँ उसको, अब इसको ऐसे समझ लो कि एक बहुत सारे इंसान है, वो एक रश से निकल, एक छोटे से कमरे के गेट से निकल रहे हैं 1 लाख इंसान, तो निकलेंगे तो फैलेंगे ना, तो वेव के साथ भी यही होता है। हमारे पास जो वेव है वो पहले तो अगर यहाँ से आ रही थी तो स्ट्रेट आ रही थी, लेकिन जैसे उस होल के पास से गुजरी तो उसके बाद फिर वो फैली, ये कहलाती है डिफ्रैक्शन। इसको मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दूँ, तो ये मेरे पास अगर होल था और यहाँ से हमारे पास वेव्स आ रही थी, ऐसे वेव्स आ रही थी यहाँ तक पहुंची, यहाँ तक पहुंची के बाद फिर इन्होंने ऐसे फैलना शुरू कर दिया, यानी कि ये अब इनको खुला मैदान मिल गया, जैसे ये यहाँ से मूव की, ठीक है ना। तो ये कहलाता है डिफ्रैक्शन, ठीक है भाई। ये भी वेव्स की प्रॉपर्टीज होती है, इसके अंदर भी हमें ज्यादा नहीं पढ़ना। अब वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले चीज आती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है भाई, टाइम फॉर एनी वन पॉइंट ऑन द वेव टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन, यानी कि वेव के कोई भी पॉइंट को, मिसाल के तौर पर एक वेव है जो बन रही है, तो इसका पहला पॉइंट ऊपर गया होगा, फिर वापसी आया होगा, फिर नीचे गया होगा, फिर वापसी आया होगा। तो एक पूरा एक किसी किसी भी एक पॉइंट को कंप्लीट मूवमेंट करने के लिए जो जो टाइम लगे उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। और यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी एक पॉइंट से पूरी वेव को गुजरने में कितना टाइम लग रहा है, तो उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है भाई। तो इसको मैं लिखूं, टाइम टेकन फॉर एनी वन पॉइंट ऑन द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन यानी कि पूरी पूरा उसका मोशन, यानी कि जैसे पेंडुलम की बात करूं तो वो पूरा घूम के वापसी अपनी जगह पे आ जाए, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर ऊपर गया, वापस आया, तो एक पूरा दोनों साइड चक्कर मार के वापसी आने को हम कहते हैं ऑसिलेशन, ठीक है भाई। तो ये चीज जहन में रखना। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। अच्छा भाई, फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई, एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स बनी है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस बाय अ सोर्स पर यूनिट टाइम, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। अच्छा जी, हाँ भाई, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई हमारे पास, एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स किसी पॉइंट से पास आउट कर रही हैं, या एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अब फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है ना, वो होता है हर्ट्ज, ये रखने का पॉइंट है याद, हर्ट्ज। इसको हम एच जेड लिखते हैं और उसको प्रॉपर हम HERTZ होता है, हर्ट्ज। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HZ कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर बोला 5 हर्ट्ज लिखूंगा, 5 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में 5 वेव्स एक पॉइंट से पास आउट हुई हैं, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अच्छा, ये बात याद रखो कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/टाइम के, देखो फ्रीक्वेंसी है, ये बराबर होगी 1 टोटल टाइम। ये टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड वही कि एक वेव को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, तो 1 से डिवाइड करोगे टाइम पीरियड को तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, और इसको उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, उसको इधर डिवाइड में ले आओ, तो टाइम पीरियड बराबर होगा 1/फ्रीक्वेंसी के। एक ही बात है, उल्टा कर दिया बस हमने, ठीक है भाई। तो ये चीज भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड या सिंपल पीरियड, ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा भाई, अब पढ़ते हैं अगली वेवलेंथ, अगली डेफिनेशन। वेवलेंथ क्या है भाई, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ्स इन अ ट्रांसवर्स वेव,
एंड टू सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब यहाँ पे जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉ करके कि भाई मैंने यहाँ पे जो है वो सिंपल तो दो ट्रांसफर वेव ड्रॉ करनी है, ऐसे बहुत सारी ड्रॉ करनी है बल्कि, चलो ये लो, ठीक है। ये हमारे पास दो ये ट्रांसफर वेव आ गई। अब इसके अंदर ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। तो किसी भी दो क्रेस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक दो क्रेस्ट के दरमियान का या दो ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस, ये हमारे पास वेवलेंथ शो करेगा, एक वेव की प्रॉपर लेंथ। सही है। और इसको हम ऐसे भी लेते हैं कि यहाँ से लेके कंप्लीट वेव जो बनी है वो यहाँ तक बनेगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक मेजर करना मुश्किल होता है, इसलिए हम दो क्रेस्ट के दरमियान का डिस्टेंस, क्योंकि वो डिस्टेंस भी उतना ही होता है, ठीक है भाई, या दो ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस। लेकिन ये तो ट्रांसवर्स वेव में ना, लेकिन अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करूँ तो वहाँ तो क्रेस्ट और ट्रफ होते ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं। तो दो कंप्रेशन के दरमियान, मिसाल के तौर पर एक कंप्रेशन जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा था, उसके बाद अगला यहाँ से शुरू हो रहा था, दो कंप्रेशन के दरमियान जो गैप है उसको हम कहेंगे वेवलेंथ। सही है। ये हमारे पास वेवलेंथ कराएंगे लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से। अच्छा जी, ये हो गया। ये जल्दी जल्दी बस। अब आ जाओ वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होती है? वही वेव की स्पीड, सिंपल आसान जबान में यही होती है जो मैंने बोला है ना। बोले ये क्या बात कर दी सर, वेव स्पीड मतलब वेव जिस स्पीड से मूव कर रही है उसको हम वेव स्पीड कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ से जो एक फॉर्मूला निकलता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो होता है वेव स्पीड का फॉर्मूला, वो इंपॉर्टेंट है। सिंपल, पहले तो हम ये लिखते हैं कि वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अच्छा सवाल आता है पेपर में कि ड्राइव v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, वो ड्राइव करने को आता है तो आप यहाँ से शुरू करते हो, ठीक है। आप बोलते हो वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के, यहाँ पे मैं इसको अलग से ड्राइव करा देता हूँ। वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के, डिस्प्लेसमेंट बराबर है वेवलेंथ के जिसको हम लैम्डा कहते हैं, और टाइम बराबर है टोटल टाइम पीरियड के। सही है भाई, यहाँ पे तो आप स्मॉल टी यूज कर देते ना। अच्छा जी, तो हमारे पास वेलोसिटी बराबर हो जाएगी लैम्डा अपॉन टाइम के। सही है। अब क्योंकि हमने ये चीज नोट की है कि भाई हमारे पास जो टाइम बराबर होता है वन अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो हम और उल्टा लिख दें तो फ्रीक्वेंसी बराबर होती है वन अपॉन टाइम के, तो एक ही बात हो गई। तो हम यहाँ पे इसको लिख दे वन अपॉन टाइम की जगह, ये क्योंकि टाइम अपॉन में था तो वन अपॉन टाइम की जगह मैं ऊपर फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूँ और लेमडा की जगह लेमडा लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला वी इक्वल्स टू एफ लेमडा, यानी कि वन अपॉन टाइम को वन अपॉन टी ऐसे करके लिख सकता था और लेमडा को मैं अलग से ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये दोनों एक ही बात है, सही है ना। तो वो इस वन अपॉन टी की जगह मैंने एफ लिख दिया ये, और लैम्डा की जगह मैंने लैम्डा लिख दिया। तो वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा तीन स्टेप में इतनी आराम से ड्राइव होता है और ये एग्जाम में पूछते हैं। अच्छा भाई, वेव फ्रंट क्या होता है? नेक्स्ट डेफिनेशन। वेव फ्रंट हमारे पास कोई भी इमेजिनरी लाइन होती है जो कि उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होती है जो कि सेम फेज में होते हैं। फेज क्या होता है? यानी कि मिसाल के तौर पर एक वेव है, पानी की लहर है, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं पानी की लहर है, तो मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो वो ऐसे 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 मूव कर रही होती है ना, ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास वो पॉइंट जो कि सेम, अब देखो सेम फेस का मतलब है या तो वो सेम एंगल, सेम सेम हाइट पे है, आसान तुम लोग अपने लेवल पे समझ लो, सेम हाइट में। तो ये सेम हाइट में, ठीक है, ये सारे सेम हाइट पे, ये वाले, ठीक है, जो ऊपर उठे हैं वो सारे सेम हाइट पे, उनको लाइन उनको जो लाइन ज्वाइन करती है उनको हम, अब मिसाल के तौर पर ये नीचे हैं, सारे नीचे हैं, तो इनको जो लाइन जो ज्वाइन कर रही है वो सारी लाइंस कहलाती है वेव फ्रंट। क्या कहलाती है? वेव फ्रंट। बस तो एक इमेजिनरी लाइन होती है, रियल में नहीं होती, इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ज्वाइन करती है तमाम पॉइंट जो कि सेम फेज में होते हैं। ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन हम वेव की देख रहे थे। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, पीरियोडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन।